हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम गोपाल तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो राजस्थान बोर्ड की क्लास से है। राजस्थान बोर्ड में 12th क्लास की जो मैथ सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संयुक्त फलन। तो पहले मैं इस प्रश्नावली के बारे में ये जान लें कि ये पेपर के हिसाब से हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसके हिसाब से यदि हम देखें तो इसकी जो पेपर में मार्क्स क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 3 नंबर के, यानी कि पेपर में जब ये प्रश्नावली आती है तो ये 3 नंबर की है और इसको 2 क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है हमारा 2 नंबर का। इस तरह से ये 3 नंबर की प्रश्नावली हो जाती है। और अब हम बात करेंगे संयुक्त फलन के बारे में। तो संयुक्त फलन से पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए कि ये फलन क्या होता है। तो फलन की हमें बात पढ़नी है। तो फलन के बारे में हमें जानना चाहिए कि जैसे कोई 2 समुच्चय हैं अरिक्त, तो किसी पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय से संबंध दिखाना है तो ये निश्चित होना चाहिए कि पहले वाले के सभी अवयवों का प्रतिबिंब दूसरे वाले में अद्वितीय हो। यदि हम परिभाषा में पढ़ें तो ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए का समुच्चय बी से जो संबंध है वही फलन कहलाता है यदि और केवल यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। यदि हम लिखें तो फलन, जिसे अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं, तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध फलन कहलाता है यदि और केवल यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अद्वितीय मतलब केवल एक ही, अद्वितीय प्रतिबिंब हो, उसे हम कहते हैं फलन। अगर गणितीय रूप में हम दर्शाएं तो गणितीय रूप में इसे ऐसे लिखेंगे। गणितीय रूप में जैसे कोई फलन है, जैसे हम f नाम से दे रहे हैं, तो f ये फलन है जो कि समुच्चय a से समुच्चय b पर परिभाषित है। स्टूडेंट्स, यदि इधर ये मार्कर की कॉलम में जैसे ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप तो जैसे मैंने परिभाषा बोली है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब यहाँ जो परिभाषित है फलन वो इस प्रकार से परिभाषित होगा कि एफ एक्स बराबर वाई। यहाँ यदि हम देखें तो ये जो x है वह एक अवयव है जो हमने समुच्चय ए से लिया है और जो y है वह एक अवयव है जो समुच्चय बी में है। और ये जो लाइन लिखी हुई है ये हमें प्रदर्शित कर रही है कि समुच्चय ए के अवयव का जो प्रतिबिंब है वह क्या है, y है। तो इस लाइन को हम एक बार समझ लें कि ये कहना क्या चाहता है कि जैसे मान लें यदि हम वेन आरेख की सहायता लें तो ये हमारे पास में कोई समुच्चय है a और यहाँ पर कोई समुच्चय है b, तो इनके बीच में एक जो संबंध है उसे हम फलन कहेंगे। कब कहेंगे, जबकि इसके प्रत्येक अवयव का इसमें अद्वितीय प्रतिबिंब हो।
अर्थात इसके अंदर कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिबिंब होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि अद्वितीय हो, अद्वितीय प्रतिबिंब मतलब कि केवल एक ही प्रतिबिंब हो, ऐसा ना हो कि एक अवयव के दो प्रतिबिंब हो जाए। केवल एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो, या दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो, या तीन अवयवों का एक प्रतिबिंब हो। तो जैसे हम कह दें कि भाई यहाँ पे कोई x अवयव है और यहाँ पे y अवयव है, इस x अवयव का प्रतिबिंब y है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि x का प्रतिबिंब क्या है, y। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। तो कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि भाई इसके एक के दो होने चाहिए प्रतिबिंब, या दो का एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। और वो एग्जाम्पल ये है, जैसे हम मान लें कि भाई यहाँ पे कोई एक समूह है जिसमें बच्चों का समूह हमने लिया है सम, और इधर हमने एक समूह लिया है मदर, और इनके बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वह अपने आप में फंक्शन की तरह कार्य करता है। अब ये कैसे कार्य करता है, तो ये देख लें। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी तत्व हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सब की माँ होनी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, यदि कोई बच्चा है तो उसकी माँ होना स्वाभाविक है। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं हो जिसमें माँ ना हो। दूसरी बात यह है, जैसे मैं माँ को इस डिब्बे से रिप्रेजेंट कर दूं। दूसरा इसने यह कहा है कि अद्वितीय होना चाहिए, यानी कि इसका प्रतिबिंब होना तो चाहिए, इसका कोई ना कोई संबंध इसमें होना तो चाहिए, लेकिन एक अवयव के दो प्रतिबिंब ना हो, अद्वितीय हो। तो इसका अर्थ ये कहना चाहता है कि यदि आप ये कहें कि एक अवयव के दो प्रतिबिंब यदि तुम बना दे, यदि उल्टा लेकर के चले हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक बच्चे की दो माएँ नहीं हो सकती हैं जो जन्म देने वाली हैं। ढाई माँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो जन्म देने वाली माँ है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं हो सकता। अगर इस तरह का कोई संबंध है तो वह कोई फलन नहीं कहलाएगा। तो फिर यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा है कि एक बच्चे की एक माँ, यानी कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब। ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो सकता है कि भाई दो बच्चों की एक माँ हो या तीन बच्चों की एक माँ हो। तो कुल मिलाकर के ये हमें देखना है कि जो इधर वाला समुच्चय है, जिसे हम प्रांत कहते हैं, और उधर वाले प्रांत ए में, यानी कि प्रांत समुच्चय में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, उसके प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर कोई खाली है या नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई भी माँ ऐसी हो, कोई भी एक आध दो जो भी रहती है, अब्बा स्वरूप होता है कि कुछ ऐसी माँ भी हैं जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, कुछ माँ ऐसी भी हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी अवयव खाली ना हो। तो ये बात हमें जान लेनी चाहिए। अब जैसे मैं कभी कोई फंक्शन दिखाता हूं, कोई भी व्यक्ति दिखा दे, तो जैसे मान लें ये है समुच्चय ए, समुच्चय बी। यहां इसके मध्य में जो संबंध है, जो फलन है, हम इसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ संख्याएं, यानी कि हम ये ABCD वगैरह ले लें, तो A B C D, और यहाँ पे हमने कुछ गिनती ले ली, 1 2 3 4। तो यदि हम इन्हें वेन आरेख के द्वारा समझना चाहें तो अभी जैसे मैं अपने मन से ले लेता हूं कि भाई A का संबंध 2 से है, B का संबंध 3 से है, C का संबंध 1 से है, D का संबंध 4 से। तो यदि मैं ये कहता हूं कि इस फलन को देखिए, तो ये वेन आरेख का तरीका है दर्शाने का। इसे दर्शाने के और भी तरीके हैं। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई ए जो समुच्चय उसके अंदर अवयव हैं A B C D, और जो बी समुच्चय है इसके अंदर अवयव हैं 1 2 3 4। तो एक तरीका तो इसका ये है कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई ए का प्रतिबिंब कितना है 2,
यानी कि ए का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब हम जिस फलन पे काम कर रहे हैं उसे हम आगे लिख देते हैं यहाँ पे। तो ए का प्रतिबिंब कितना है 2, ऐसे ही बी का प्रतिबिंब कितना है 3 यहाँ पे, और जो सी का प्रतिबिंब है वो कितना है 1, और डी का जो प्रतिबिंब है वो है आपका 4। या तो हम इसे ऐसे लिखें, या एक तरीका ये है कि आप इसे क्रमिक युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमें संबंध फलन ए बताना है, फलन बताना है एफ, तो ये इस टाइप का है कि मझले कोष्टक में लिखते हैं कि भाई जैसे ए का प्रतिबिंब कितना है 2, तो ए पहले और 2 बाद में। ये क्रमिक युग्म का रूप होता है जिसमें 2 घटक होते हैं और उनका क्रम निश्चित होता है कि पहले जो है वही रहेगा, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ए का प्रतिबिंब 2 और बी का प्रतिबिंब कितना है 3 और सी का प्रतिबिंब है 1 और डी का प्रतिबिंब है हमारे पास में 4। तो हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये अपनी चीज अपने पास नोट कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए आप ऐसा कर लें कि वीडियो को थोड़ा पॉज करके और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जब भी आपको पूरा लिखना हो, नोट्स बनाना हो, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और अपना लिख लें। स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें ज़्यादा तथ्य नहीं लूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा डीपली बताते हैं बच्चों के लिए तो बच्चे उस लैंग्वेज में ही, तथ्यों में फंसे रह जाते हैं और समझते हैं कितना कठिन कुछ है, सब कुछ है। तो मैं ज़्यादा पूरा नहीं बताऊंगा, मैं इतना ही बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट भी हो, जो हमें जानना भी चाहिए थोड़ा बहुत, और हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चंस भी आराम से हो जाए। तो दोस्तों, इसके बाद हम जैसे पढ़ेंगे संयुक्त फलन। देखिए स्टूडेंट, संयुक्त फलन जो हमारी किताब का सबसे पहला चैप्टर है, संयुक्त फलन जो कंपोजिट फंक्शन। इसमें क्या है कि हम 2 फलनों पर या 2 से अधिक फलनों पर एक साथ कार्य करते हैं, तो वो कार्य कैसे करते हैं उनके बारे में हमें जानना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2 फलन हैं, 2 फलन f और g, कोई 2 फलन हमने ले लिया अपने मन से, इस प्रकार परिभाषित हैं कि जो f फलन है वह a से b पर परिभाषित है, तथा जो g फलन है वह हमारा समुच्चय b से समुच्चय c पर परिभाषित है। तो f और g का संयुक्त फलन निम्न प्रकार परिभाषित होगा, यानी कि हम जो भी नीचे लिखने वाले हैं उसके अनुसार उसे परिभाषित करते हैं। इनके मध्य जो संबंध है वो फलन है, संयुक्त फलन है, मिला हुआ फलन है दोनों का। एक मिनट बच्चों, हाँ स्टूडेंट्स, एक कॉल बीच में आ गई थी तो उसमें से थोड़ी प्रॉब्लम आई है, और मैंने उसको फ्लाइट मोड लगा दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो गॉफ है उसे हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि गॉफ समुच्चय A से समुच्चय C पर परिभाषित होगा, और इस तरह से होगा कि गॉफ x, जहां x कहां का अवयव है, समुच्चय A का,
बराबर जी एफ एक्स। स्टूडेंट्स, ये वो फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम प्रश्नावली 1.1 का पूरा हल करेंगे। और ये किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में हम तुम्हें बताएं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर कोई समुच्चय है ए और यहाँ पर कोई समुच्चय है बी, इसके अंदर कोई x अवयव है और यहाँ पर कोई y अवयव है और इनके बीच में फंक्शन कार्य कर रहा है। तो मैंने ये बोला था कि भाई x का प्रतिबिंब y, अभी थोड़ी देर पहले की बातें हैं, तो x का प्रतिबिंब y में लिखा कैसे था कि x का प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब हम बनाते हैं कि x का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यानी कि किस पर काम कर रहे हैं हम, f पर काम कर रहे हैं। तो ये हो गया x का प्रतिबिंब, वो क्या बताया है, y। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ की बात देखें तो वेन आरेख के द्वारा समझाएं कि भाई ये समुच्चय A है, ये समुच्चय B है और ये आपका समुच्चय C है। इसमें समुच्चय A से B तक फलन F कार्य कर रहा है और समुच्चय B से समुच्चय C तक फलन G कार्य कर रहा है। अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर कोई अवयव है X, यहाँ पर कोई अवयव है Y समुच्चय B में और समुच्चय C में कोई अवयव है Z, तो हमें ये देखना चाहिए कि x का प्रतिबिंब कौन है, y। जैसे हम दिखा दें कि भाई x का प्रतिबिंब y है और y का प्रतिबिंब z है। अब समझने वाली बात है, जैसे देखिए अभी हमने ये कहा पर x का प्रतिबिंब y, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y है वो आपके f(x) के बराबर है। नॉर्मल सी बात है, f(x). अब इसके सामने f ही क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो संबंध लिया है वो f के आधार पर लिया है। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर देखें तो इसे मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, तो z यानी y का प्रतिबिंब क्या है, z, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो z है वो बराबर है कई के किसके, y, किसका प्रतिबिंब है, g, सॉरी y का प्रतिबिंब कौन है, z। तो जो g हमने लगाया है वो किस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये काम कर रहा है g फलन पे। अब अगर हम इसे gy कह सकते हैं तो एक बात और हमें सीखनी है कि अगर हम इसके आगे इसका प्रतिबिंब निकालना चाहें तो क्या कहलाएगा, इसका यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसके सामने g लगा देना है, g f और x। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये बात हमारी निकल के आ जाती है यहाँ पर। अब वो बात आती है कि हम क्वेश्चंस को हल कैसे करें, तो वहाँ बहुत ही नॉर्मल तरीका है, जैसे कि हमने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है बहुपद के रूप में। तो वहां पर हमने क्या सीखा है कि जैसे मान लीजिए हमें बहुपद दिया गया होता था कि भाई px बराबर कुछ है x² + 2x + 7 कुछ इस तरह का, और हमसे ये कहा जाता था कि भाई आपको p1 की वैल्यू याद कीजिए या p2 की वैल्यू याद कीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे कार्य करते थे ठीक लगभग उसी प्रकार से यहाँ पे हम काम करेंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत, जो हम संयुक्त फलन में काम करने वाले हैं इसी तरीके से। तो ये हमें ये ज्ञात करना होता है, क्या करते थे कि इसमें उसमें कंपेयर करते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई x बराबर क्या है 1, तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन में इस बहुपद में x का मान रख देते हैं 1। तो जब 1 रखेंगे, जहां x होगा केवल वही 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 7। तो इसे यदि हम हल करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 7, यानी कि पूरा टोटल हो गया 10। इसी प्रकार यदि हम इसे ज्ञात करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो x का मान है वो 2 हम रख रहे हैं यहाँ पे और 7, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 और प्लस 7 यानी कि 15। तो जैसे हम इसमें कार्य करते थे उसी प्रकार हम यहाँ पर काम करेंगे। तो हमें जो ज्ञात करना होगा वो प्रश्नावली के अंदर देखें तो गॉफ और फॉग की ही बात की गई है, गॉफ या फॉग। स्टूडेंट्स, हमें फॉग और गॉफ ज्ञात करने हैं, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम गॉफ ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, या फॉग ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो उसके आधार पर हम अपने एक नॉर्मल तरीका देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके।
स्टूडेंट्स ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई हम फॉग ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, गॉफ ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में जान लें। तो जो इसका स्टैंडर्ड तरीका है वो तो ये है कि जैसे हमारे पास में कोई फलन है जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित है और कोई फलन जी है जो समुच्चय बी से समुच्चय सी पर परिभाषित है, तो यदि हमें गॉफ ज्ञात करना होगा तो गॉफ के लिए जो आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त वो ये है कि फलन f का परिसर वह एक उपसमुच्चय हो, किसका, फलन g के प्रांत का, फलन g का प्रांत। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास में ये a है और ये b है और ये हमारे पास में समुच्चय है c, a b और c, तो ये f और ये हमारे पास में g। तो यहाँ जो ये समुच्चय a है वो इसके लिए प्रांत है, समुच्चय b इसके लिए सह प्रांत है। अब रही बात परिसर की, ये परिसर क्या है, तो आप ये जान लें कि समुच्चय a के यानी कि प्रांत के जो अवयव हैं वे, प्रांत के अवयवों का जो प्रतिबिंबों का समूह है, समुच्चय b के अंदर जितने भी अवयव, समुच्चय b के अंदर जितने भी अवयव, हम ये कहते हैं सह प्रांत के अंदर जितने भी अवयव प्रांत के अवयवों से संबंधित हैं, उनके समूह को कहते हैं हम परिसर। तो ये जो परिसर होता है वह इस समुच्चय के b के अंतर्गत आ जाता है, या टोटल बराबर b के होगा या फिर b से छोटा होगा। तो जो b है वह g के प्रांत की तरह कार्य कर रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो परिसर है वो या तो बराबर है या इससे छोटा है, यानी कि परिसर के प्रत्येक अवयव समुच्चय b के अंदर हैं, तो इसका मतलब है कि परिसर या तो उपसमुच्चय है g का। तो इस तरह से हमें बात करनी है। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो हमें किताबों के द्वारा पढ़ना होता है, लेकिन कई बार बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट बात समझ लेते हैं कि जिन जो फलन हमें दे रखे हैं उनके बारे में जैसे बात करें, तो यहां हम देखेंगे कि जो f है फलन वह समुच्चय a से समुच्चय b पर परिभाषित है, और जो फलन g है वह समुच्चय b से c पर परिभाषित है। जिसे हम ऐसे लिख लें कि g कहां से कहां तक है, b से और c पर। अब हमें यहाँ पे ये देखना चाहिए कि इसमें एक सा समुच्चय कौन सा है, समान समुच्चय कौन सा है। अगर हम अपनी पसंद का आधार से लें तो नॉर्मल सी बात है, सब लगभग ऐसा ही है। तो हम जैसे काटें तो ये b और ये b समान है, तो मैंने इनको आपस में ऐसे काट दिया, एक लोकल तरीका है अपना। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले समुच्चय किसका कटा है, वह कटा है फलन g का, तो हमने पहले g लिख लिया, और बाद में किसका कटा है, f का, तो बाद में हमने f लिख लिया। ये जो हम लिख रहे हैं बीच में o, ये एक संक्रिया का प्रतीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम दो फलनों के बीच में एक संक्रिया कर रहे हैं, और वो किस प्रकार से परिभाषित है कि समुच्चय a आगे है और समुच्चय c पीछे है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि भाई गॉफ जब f a से b है, g b से c है, तो गॉफ कहां से कहां तक परिभाषित होगा, समुच्चय a से c पर। या हमारे सामने लिख दिया जाए कि भाई f r से r और g भी आपका r से r, तो वहां पे हम जानकारी करें कि फॉग ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, गॉफ ज्ञात कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम फॉग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये a से c नहीं कट रहा है, यानी कि a समुच्चय और ये समुच्चय समान नहीं है। तो ये देखना होगा कि यहाँ पे इससे ये दोनों समान है, तो इसका मतलब है कि पहले किसका कटा है, f का, बाद में g का, तो इसका मतलब है कि हम फॉग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम ऐसे देखें तो पहले कटा है g का और फिर कटा है f का, तो हम गॉफ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर दोनों ही फलन के प्रांत और सह प्रांत तो समान है तो फिर हम फॉग और गॉफ दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपके साथियों को भी इसको पढ़ने का मौका मिले, उनको भी थोड़ी सहायता मिल जाए। धन्यवाद।